Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, class first year mathematics NCERT. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में 1.6 आपने स्टडी किया था, तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि टीचर्स अक्सर एक अच्छे एग्जाम्पल्स को ही एग्ज़ाम में दिया करते हैं। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल्स को भी समझते रहिए, ध्यान से समझिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 32, Na=720 का मतलब है कंज्यूमर है जो ए के कंज्यूमर है वो 720 लाइक करते हैं, बी कंज्यूमर है जो उसी प्रोडक्ट को 450 लाइक करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं? 1000 हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि एक मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumer liked product A, ये हमने लिखा है, और 450 consumer liked product B। अब इसमें जो मेन है क्वेश्चन का पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। तो लीस्ट नंबर का मतलब होता है ये सिचुएशन। तो इसको समझने के लिए लीस्ट नंबर आपको समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल बताया है। तो ये फार्मूला होता है N A आपने सॉल्व कर लिया यहाँ तक आपको आगे इसको इक्वेशन 1 भी आप लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ये समझना है आपको, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल N A भी होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो इस यूनिवर्सल सेट का टोटल जो सर्वे हुआ है वो यूनिवर्सल सेट है, वो 1000 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? N A से। हमेशा जब लीस्ट नंबर के लिए आएगा तब ऐसा हम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो 1170 ये टोटल वैल्यू आ गया और माइनस दिस। अब हम ये इनइक्वलिटी आपका दिया गया है, इनइक्वलिटी में भी हम ट्रांसफर इधर उधर कर सकते हैं, मतलब इस माइनस को हम इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, इसको उधर करेंगे माइनस हो जाएगा। 1170 को माइनस करेंगे 170 आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया कि N A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है बोथ द कंज्यूमर A एंड B। बोथ द कंज्यूमर A एंड B कितने हैं? 170 आए। एटलीस्ट 170 कंज्यूमर, आप आंसर क्या होगा? एटलीस्ट 170 कंज्यूमर लाइक बोथ द प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 34 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। एक कॉलेज वार्टेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। दिया गया है, ये फुटबॉल के लिए यूज किया गया है NF। टोटल मेडल्स कितने हैं? 38, बास्केटबॉल के लिए 15, क्रिकेट के लिए 20। ओके, एंड इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेंस। इसके लिए 58 मेंस हैं, प्ले कर रहे हैं स्पोर्ट्स, एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। मतलब 3 men पूरे मेंस में 3 मेंस ऐसे हैं जो तीनों मेडल्स को फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये भी है ना। ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स में वो मेडल्स फाइंड आउट करते हैं, ओनली 3 men। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, तीनों स्पोर्ट्स में एग्जैक्टली 2 मेडल्स जो फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी नंबर्स ऑफ मेंस की संख्या कितनी है। ठीक, इसके लिए फार्मूला आप जानते हो। फार्मूला के लिए हमने आपको पहले से ही बता दिया है, NF यूनियन B यूनियन C इक्वल टू NF प्लस NB प्लस NC माइनस N क्या होता है? F इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन F प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये है आपका फार्मूला। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से समझें क्या क्या गिवन है, जो गिवन है पहले उसको यूज करिए। टोटल ऑफ 58 मेंस हैं, मतलब तीनों स्पोर्ट्स में कितने मेंस हैं? 58 मेंस हैं। तो 58 यहाँ लिख दिया। NF क्या गिवन है? 38, मतलब टोटल फुटबॉल में 38, और बास्केटबॉल के लिए कितने हैं? 15 हैं, और क्रिकेट के लिए कितने हैं? 20 हैं। माइनस ये आपको नहीं मालूम है, इसी को सॉल्व करना है।
बी इंटरसेक्शन सी, इसी का अभी तो इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ +3 आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, आ जाएगा 73 इसमें आ जाएगा, और 73 और 3 आ जाएगा, टोटल नंबर आप मीन्स 76 आ जाएगा। माइनस अगर हम इसको ट्रांसफर कर लें, यहाँ 58 कर दें, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 76 माइनस ये 58 इधर आ जाएगा। तो अभी क्या किया हमने, ये जो नेगेटिव पोर्शन था उसको इधर ले लिया, पॉजिटिव हो गया, और इनको सबको कैलकुलेट कर लिया, 76 आ गया, मतलब +3 यहाँ भी है, इन सबको ले करके सॉल्व किया, दिया आ गया, -58 कर दूंगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। कौन सा इक्वेशन, ये इसका 18, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, 3 गेम्स हैं, तो इन गेम्स को आप ऐसे बना सकते हो, ये फुटबॉल हो गया, ये बास्केटबॉल हो गया, दिस इज क्रिकेट हो गया, ठीक है। तो फुटबॉल में 38 मेडल्स, ठीक है, ये तो है, सही है। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, ये मेन ये निकालना है, वनली आपको ऐसे स्पोर्ट्समैन को फाइंड आउट करना है जो वनली फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल्स हासिल करते हैं, या वनली फुटबॉल और क्रिकेट में, या बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में, मतलब ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, x + y + z इक्वल टू वॉट, ये फाइंड आउट करना है, ये ध्यान देना है आपको, ध्यान समझिए। तो एक्चुअल में जरा आप इधर ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ जब आप ध्यान देंगे f इंटरसेक्शन b एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 3 मौजूद है, क्योंकि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इन ऑल द 3 में क्या फाइंड आउट करते हैं, मेडल्स। ओनली 3 मेंस ऐसे हैं स्पोर्ट्समैन जो तीनों स्पोर्ट्स में मेडल हासिल करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए f इंटरसेक्शन b क्या है, एक्चुअल में f इंटरसेक्शन b x + 3 है, इसको जरा ध्यान से समझिए, इसको मैं x + 3 लिख सकते हैं। b इंटरसेक्शन c क्या लिख सकते हैं, 3 + z लिख सकते हैं, 3 + z, और c इंटरसेक्शन f क्या लिख सकते हैं, 3 + y लिख सकते हैं, इक्वल टू 18। अब जरा ध्यान से देखिए, अगली लाइन में सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन, x + y + z इक्वल टू 3 3 6 और 3 9, 3 में से 9 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 9। मतलब आपको जो फाइंड आउट करना था, कि क्या फाइंड आउट करना था, कि फाइंड स्पोर्ट्स हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो एग्जैक्टली 2, जो एग्जैक्टली 2 हो, जब बाई एग्जैक्टली 2 का पोर्शन क्या होता है, ये होता है, जिसको मैं इसको सेडेड भी कर देता हूँ, इसी पोर्शन को एग्जैक्टली 2 बोला जाता है, ये, और ये जिसको कि हमने x y और z माना है, एग्जैक्टली 2 यहाँ x, लेकिन जो एग्जैक्टली अगर हटा देंगे तो x + 3, मतलब 2 में x + 3 दोनों आएगा, y + 3 ये दोनों आएंगे, ठीक है, और z + 3 ये दोनों आएंगे। तो एग्जैक्टली 2 निकालना था। अगर मान लीजिए कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनली फुटबॉल खेलता हो या वनली बास्केटबॉल खेलता हो, क्योंकि ये फुटबॉल का ये रीज़न जो आता है, ये बास्केटबॉल को भी टच करता है और क्रिकेट को भी टच करता है। तो ऐसे स्पोर्ट्समैन को बताइए जो वनली फुटबॉल या वनली बास्केटबॉल खेलते हो, तो आपको ये रीजन फाइंड आउट करना होगा। ये कहने का मतलब टोटल फुटबॉल के कितने हैं, 38 हैं, तो 38 में क्या माइनस करना होगा, ये और ये x y और ये टोटल वैल्यू, मतलब इतना माइनस करना होगा आपको। ये जो हमने वर्टिकल लाइन खींची है, यही वनली फुटबॉल के लिए है, या तो यहाँ भी जो वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ ये वनली बास्केटबॉल के लिए है, ये वनली क्रिकेट के लिए है। कभी भी अगर आता है क्वेश्चन तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का आप देखिए, इसमें केवल सबसेट्स अगर आपको आता है तो बड़े आसानी से कर लोगे। तो यहाँ दिया गया है कि सेट A है x such that x belongs to R, x satisfy this, B ये दिया है, C ये गिवन है। तो सबसे पहला काम आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 कर दोगे आप। x कॉमन करने पर x माइनस 6, 2 कॉमन करने पर x माइनस 6। इस तरीके से x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे 6 एंड 2। मतलब ये जो सेट A है, अगर हम उसको टैबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 2,6 आएगा। टैबुलर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा। अब आप यहां से पूरा डिसीजन ले सकते हो कि देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ B। ये सारे एलिमेंट B में है, ओके। और दूसरी बात क्या कर सकते हो, A इज ए सबसेट ऑफ C एंड A इज सबसेट ऑफ C, ये भी लिख दिए। अब B और C के बारे में आपको क्या पता चल रहा है, B इज ए सबसेट ऑफ C, B इज ए सबसेट ऑफ C, ओके। बस अब आता है D का, D इज ए सबसेट ऑफ A। भाई ये 6 है, 6 में भी है, तो D सबसेट ऑफ A एंड D सबसेट ऑफ B में भी है एंड D सबसेट ऑफ C। मतलब D सबके सबसेट्स हो जाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा भी अगर सबसेट्स के बारे में आपको पता है तो बहुत आसानी से, सबसेट्स का मतलब होता है जब A के सारे एलिमेंट B में हो उसी को सबसेट कहते हैं, ठीक। मतलब A सबसेट ऑफ B, A B का उप समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया गया है कि इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो प्रूव करिए। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल्स, अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट पार्ट है कि अगर x A में बिलोंग करता है, A B में बिलोंग करता है, तो क्या x B में बिलोंग करेगा? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। x A में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हो कुछ ऐसा होगा। ध्यान समझिएगा कि अगर x A में बिलोंग करता है इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, A B में बिलोंग करता है, ध्यान रहे, तो B में कुछ इस तरीके के एलिमेंट हो सकते हैं। मान लो ऐसे होगी भाई, ऐसा होगा सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सेट। B क्या है? सेट ऑफ सेट है, समुच्चयों का समुच्चय। ध्यान समझिए, A बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पर ये A है, B से बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही है। अब क्या x B में बिलोंग करता है? नहीं करता। मतलब अगर ये लिखा है x B में बिलोंग करता है तो ये गलत लिखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे? फॉल्स। ये आपका सही नहीं है। सेकेंड पार्ट देखा जाए अगर इसी तरीके से मिलता जुलता है, इफ A इज सबसेट ऑफ, इफ A इज सबसेट ऑफ B, क्या है? A B का सबसेट है। और दूसरी बात, A इज सबसेट ऑफ B, B बिलोंग्स टू C, B belongs to C, A सबसेट ऑफ B, B belongs to C, then A belongs to C। कह रहा है कि क्या फिर ऐसा सही है? A belongs to C होगा। A B का सबसेट है, B C को बिलोंग करता है, तो क्या A बिलोंग करेगा C से? इसको भी ध्यान से देख लीजिए, वही चीज है। अगर A B का सबसेट है, मतलब ये मान के चलिए कि अगर A में X एलिमेंट है तो आप B में मानिए कि X भी होगा, मान लो 1 भी होगा, ठीक है। तभी तो A के सारे एलिमेंट B में है, A सबसेट ऑफ B। B बिलोंग्स टू C, मतलब B C में बिलोंग करता है, तो C कैसा होना चाहिए? पूरा का पूरा B आएगा। मतलब यहाँ मान लो 2 है और ये ऐसा कुछ है, भाई ये पूरा का पूरा B आएगा ना। ध्यान से समझिए, B बिलोंग्स टू C, मतलब पूरा का पूरा जो B है वो C में बिलोंग करता है। B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C। A क्या है? वो छोटा सा एलिमेंट X है, तो इसमें X ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई X एलिमेंट है नहीं इसमें। या पूरा का पूरा सेट A जो है वो C में बिलोंग कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पर सिंगल X तो है नहीं, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे A जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, A बिलोंग्स टू C नहीं करेगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मुझे अच्छा लगा, इसको देखिए। A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो क्या ये A C का सबसेट नहीं होगा? ज्यादातर स्टूडेंट तुरंत कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन आइए हम दिखाते हैं आपको।
अगर हम ए को ले लें 1,2, ए सबसेट नहीं है बी का, और बी को क्या ले लें, या ए में 1 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही एलिमेंट ले लें, और बी में ले लें 2, 4। ठीक है, अब आप कर सकते हो ए, यहाँ इन दोनों को देख के आप कहोगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी, चाहे इसको 2 ही लीजिए, थोड़ा सा छोटा करिए। सी में लिख दीजिए। अब सी में कुछ ऐसा लीजिए जो इस चीज को गलत कर दे। 1,3 ले लीजिए। आप बताइए, यहां पर आप ये कह सकते हो कि बी नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब बी भी ए भी बी का सबसेट नहीं है और बी भी सी का सबसेट नहीं है। किंतु यहाँ जो देन लिखा है ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ये गलत लिखा है। मतलब ये जो लिखा है ये क्या है, ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स लिखा गया है। मतलब ए भी सी का सबसेट हो सकता है। ऐसा एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसमें आप कह सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए जल्दी से। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, एक्स बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ पार्ट में एक्स बिलोंग्स टू ए, ए इज नॉट एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या एक्स बी को बिलोंग करेगा? एक्स ए में बिलोंग करता है, मतलब वही पुराना पहला वाला पोर्शन। ऐसे अगर एक्स ए में बिलोंग करता है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आपने बी की जगह एक्स को छोड़ करके कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि एक आ रहा है नॉट सबसेट ऑफ बी, तो इसको ले लीजिए 1, 2, कुछ इस तरीके से ले लीजिए। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो क्या एक्स बी में बिलोंग करेगा? ये तो सीधे सीधे हमें क्या लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, क्योंकि एक्स इसमें कहां से आएगा जब इसका सबसेट ही नहीं बिलोंग कैसे करेगा? इसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। ABC 3 सेट्स हैं, अगर A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C हो, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C हो, 2 हो, देन प्रूव दैट B इक्वल टू C। आपको B इक्वल टू C को प्रूव करना है, तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू यूज कर दीजिए। देखिए, तो टेकिंग intersection in both the side, taking intersection of B and C respectively both the side of equation 1। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप B और C का रेस्पेक्टिवली इंटरसेक्शन लेंगे तो देखेंगे इसका यूज भी हो जाएगा, वो प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं कैसे। अब आपके पास A यूनियन B है, तो जैसे आपने इंटरसेक्शन किसका लिया, B का लिया, दोनों साइड में, यही दोनों साइड में लेना है। A यूनियन C इंटरसेक्शन B ले लिया, B का इंटरसेक्शन ले लिया दोनों साइड में। अब आप देखोगे क्या मिलेगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन B। अब A यूनियन B कहीं कहीं B से तो ज्यादा ही होगा, B से बड़ा ही होगा। तो जब ये दो सेट का इंटरसेक्शन होता है, तो जो दोनों में कॉमन होता है, यानी जो दोनों में छोटा होता है वही आता है, तो B निश्चित रूप से छोटा होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, B आएगा। ध्यान से समझ लोगे, A यूनियन B कोई बड़ा एलिमेंट आएगा और B छोटा एलिमेंट वाला सेट होगा, तो दोनों में का जब इंटरसेक्शन होगा तो B तो आएगा, जो छोटा रहेगा वही तो आएगा, इंटरसेक्शन में ही होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको आप ओपन कर लो। इसको जब ओपन करोगे तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, यूनियन C इंटरसेक्शन B आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, A इंटरसेक्शन C, फिर से यूनियन A इंटरसेक्शन B, यूनियन C इंटरसेक्शन B आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इसका यूज करके। जहां पर A इंटरसेक्शन C है, यूज इक्वेशन 2, यूज सेकेंड। A इंटरसेक्शन C को A यूनियन C है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C है नहीं, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C, ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी यूज ना करिए इसमें यूज ना करिए, बल्कि थोड़ा सा इसको सही करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब भाई हमने क्या लिखा है, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली बोथ साइड। तो भी आपका सी वाला बचा ही है, अभी बी का लिया है ना। तो अगेन यहाँ पर वही फिर से वही अप्लाई कर लीजिए अगेन। तो ए यूनियन बी वन में लेना है इन इक्वेशन 1। इंटरसेक्शन बी का ले लिया हो, सी का लेने जा रहा हूं। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ध्यान समझिए, जब ए यूनियन बी, इसको भी ओपन करिए तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वही बात फिर से आई, ए यूनियन सी कोई ना कोई बड़ा एलिमेंट वाला सेट होगा और इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो सी छोटा पड़ेगा, इसलिए इंटरसेक्शन सी ही आएगा। इन दोनों का सॉल्यूशन ये आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी की जगह आप यूज कर दीजिए, यूज इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसमें मैं यूज कर रहा था, इसमें सही से वेल यूज नहीं हो रहा था, तो यहाँ अब आप यूज कर दो ताकि दोनों इक्वेट हो जाए, 2 and 3। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख सकते हो इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को यूज करें, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहां लिखिए इक्वेशन 3rd and 4th, मतलब इक्वेट करिए, आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था, ठीक है।